हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, जो कि वैक सब्जेक्ट है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो इसमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। आपका जो वैक का पेपर है वो 30 मार्क्स का है, जो कि 1 घंटे का पेपर होने वाला है। और आपको जनरली 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होंगे, 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग, सोशल इमोशनल लर्निंग और डिजिटल आइडेंटिटी और कॉपिंग स्किल्स। तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल इमोशनल लर्निंग। सोशल इमोशनल लर्निंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप जो नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स जो नेसेसरी होती हैं अपने आप को समझने के लिए, अपने इमोशन को मैनेज करने के लिए, गोल सेटअप करने के लिए और उन्हें अचीव करने के लिए, दूसरे के लिए एम्पैथी फील करने के लिए और उसे दिखाने के लिए, या फिर अपना पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने के लिए, वो सारी स्किल्स, ये सारी नेसेसरी स्किल्स आप एक प्रोसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं, मतलब अटेन करते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, ताकि आप जो है अच्छा चीज़ें अचीव कर सकें। ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस करती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सोशल स्किल्स जैसी चीज़ें डालती हैं और आपके एकेडमिक सक्सेस में भी हेल्प करती है। कोपिंग स्किल वो स्ट्रैटेजी और टेक्निक है जो आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिफ़िकल्ट इमोशन को हैंडल करने में आपको हेल्प करती है। ये हेल्प करती है कि जो इंडिविजुअल है वो कोई भी चैलेंज जो भी आ रहा है उसके हेल्दी वे में, हेल्थ से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड, वो उससे कॉप अप कर सके। मतलब अगर आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो एग्जाम में तो उसे कैसे कॉप करना है, ये सारी चीज़ें ये कॉपिंग स्किल्स बताती है। टाइप ऑफ कॉपिंग स्किल्स, एक है प्रॉब्लम सॉल्व कॉपिंग स्किल्स। यहाँ पे आप प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट करते हो। जैसे कि मेरा पेपर है, आपका जैसे मेरा पेपर है मान लो, तो मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ कि मेरे को 2 घंटे ये पढ़ना है, फिर गैप लेना है, फिर 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड ओपनिंग। देन इमोशन फोकस्ड कॉपिंग, इसमें क्या होता है कि आप डीप ब्रीथ लेते हो, मेडिटेशन करते हो, किसी से बात करते हो ताकि आप इमोशनली स्टेबल रह सको और आप अपनी स्ट्रेस कम कर सको। देन हेल्थ डिस्ट्रिक्शन, इसमें क्या होता है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हो। फिजिकल वेलबिंग, मेंटल वेलबिंग नहीं, फिजिकल वेलबिंग, जैसे एक्सरसाइज करते हो, अपनी हॉबीज़ करते हो ताकि आप जो है हेल्दी रह सके। कॉपिंग स्किल इसेंशियल होती है रिसाइलेंस और मेंटल हेल्थ के लिए, और ये आपके डेली लाइफ को बहुत इफेक्टिव बनाती है। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रैक्टिस माइंडफुल इन योर डे टू डे लाइफ। आप माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस करोगे अपने डे टू डे लाइफ में? देखो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप फुल्ली प्रेजेंट रहो और आप अपने थॉट से अवेयर रहो। कि मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे इस टाइम पे आप पढ़ रहे हो तो आप फुल्ली अवेयर होके पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो और वीडियो तो चल रही है बट आपका दिमाग कहीं और है। दैट इज अनमाइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी कर रहे हो उसे सोच समझ के करो। अब डेली लाइफ में से हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो पहला है माइंडफुल ब्रीथिंग। मतलब कुछ मूवमेंट निकालो अपनी ज़िंदगी से और अपनी ब्रीथ पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, मतलब वही ब्रीथ पे फोकस करो। इनहेल करो, एक्सेल करो, और जब तुम इनहेल एक्सेल कर रहे हो इसे रिदम में कंटिन्यू करो और अपनी ब्रीथ पे ध्यान रखो कि कैसे आप इनहेल कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी में हो रही हैं, एक्सेल कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देन माइंडफुल ईटिंग ये कहते हैं कि तारक मेहता लगा के आपको खाना नहीं खाना है। आपको कोई भी टीवी या फ़ोन देखते हुए खाना नहीं खाना है। आपको जब खाना खाना है तो आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको खाने के टेस्ट पे, उसके टेक्सचर पे, उसकी स्मेल पे, हर चीज़ पे ध्यान देना है। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपकी ओवर ईटिंग भी कंट्रोल होती है। देन माइंडफुल वॉकिंग का मतलब है कि आप जब चल रहे हो तो आप अपने हर स्टेप पे फोकस करो, अपनी बॉडी के मूवमेंट पे फोकस करो। आपके चारों तरफ कैसी आवाज़ें हैं, चारों तरफ देखो, चीज़ों को फील करो। ये नहीं कि चल रहे हो तो फ़ोन में लगे हुए हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ चल रहे हो, पता चला आगे गिर गए। ठीक है। देन डिजिटल माइंडफुलनेस, इसमें क्या होता है कि अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो आप थोड़ा ब्रेक लो सोशल मीडिया, स्क्रीन से, और कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ऑनलाइन, इससे भी आप ध्यान रखो। देन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में क्या होता है कि दिन में कुछ चंद मिनट निकालो और भगवान को थैंक यू करो कि आपके पास जो भी है उस चीज़ के लिए। इससे आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव इमोशंस में बदल जाएंगे। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन शेल अर्न अ मनी वाइल वुमेन विल मैनेज द होम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन दिस स्टीरियोटाइप।
एंड जेंडर रो दैट हैव चैलेंज। अब ऐसा माना जाता था पुराने ज़माने में कि जो आदमी है वो बाहर से रोटी कमा के लाएगा और जो औरत है वो घर संभाल ले जाएगी। अब इसी स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया है आज की जनरेशन ने, आज के टाइम पे। आज ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड के काम करेगी। आपने देखा है वुमेन हर सेक्टर में इस टाइम पे आ रखी है। तो इसे बढ़ते हैं वुमेन एज अ ब्राइड विनर। कल्पना सरोज एक चाइल्ड ब्राइड थी, लेकिन अब वो कमानी कुटाब है, हेड है कमानी ट्यूब्स की। ठीक है, उन्होंने ये जो मिथ है कि जो वुमेन्स हैं वो सक्सेस नहीं हो सकती बिजनेस में, इसे तोड़ के वो आगे बढ़ी हैं। इंदिरा नोई जो कि पेप्सिको की सीईओ थी पहली। ठीक है, उन्होंने अपना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन अपनी फैमिली, दोनों चीज़ों को मैनेज किया। और ये जो दिमाग में लोगों की चीज़ थी कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती, सक्सेस नहीं हो सकती लीडरशिप रोल में, इसे ब्रेक किया है। और ऐसी बहुत सी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो आज के टाइम पे स्टार्टअप रन कर रही हैं, अपना खुद का फाइनेंस हैंडल कर रही हैं और दूसरों को भी फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प करे। इसके साथ साथ अपनी फैमिली रोल भी वो बैलेंस कर रही हैं। मैन एज अ डोमेस्टिक रोल, देखो पहले माना जाता था कि आदमी का काम है बाहर से खाना कमा के लाना, बट आज के टाइम पे सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत सारे जो आदमी हैं, मतलब जो मैंस हैं, वो हाउस होल्ड काम भी कर रहे हैं, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे हैं। जैसे सेलिब्रिटी, जैसे शाहरुख खान, आनंद महिंद्रा, उन्होंने बोला कि इक्वल पेरेंटिंग बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको एक अच्छे मतलब बच्चे की परवरिश करनी है तो जो मैन और वुमेन है उन दोनों ने मिलके पेरेंटिंग करनी चाहिए। और कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने घर के, जैसे मैन थे वो कुकिंग कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे, हेल्प करा रहे थे फैमिलीज़ की, जो कि पहले ये रोल समझा जाता था कि औरतों के लिए होता है, लेकिन आज के टाइम पे आदमी भी इसे कर रहे हैं। देन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉडर्न टाइम पे जो पेरेंट पार्टनर्स हैं वो डोमेस्टिक एज वेल एज जो बाहर का काम है वो शेयरिंग में करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम जी घर का है और इसे वुमेन करेगी, मैन भी कर रहा है, बाहर का काम वुमेन भी कर रही है, तो शेयरिंग में काम चल रहा है। एक एडवर्टाइजिंग टीवी का एड था, दैट इज एरियल शेयर द लोड कैंपेन। एरियल का ये कैंपेन था, शेयर द लोड कैंपेन, जहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके करनी चाहिए। देन लीगल एंड द पॉलिसी चेंजेस, जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट लेके आई है स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है कि जो वुमेन्स हैं उन्हें एजुकेट करना चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। इसके अलावा पेटर्निटी लीव पॉलिसीज़ जो है कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में लाई गई हैं, ताकि जो मैन है वो घर पे रह सके और अपनी न्यू बॉर्न बेबी की केयर कर सके। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस हाउ हेल्थ एंड बेनिफिट्स फिटनेस आर लाइफ स्टाइल चॉइस दैट इम्प्रूव द वेलबींग। किस तरीके से हेल्थ और फिटनेस आपके लाइफ स्टाइल को बिल्कुल बढ़िया कर देंगी, मस्त एकदम, आप एकदम फिट रहोगे। तो किस तरीके से, पहला है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग कैसे होती है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, इससे आपकी हार्ट की हेल्थ ठीक रहती है, आपकी मसल से स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, मतलब न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट, ये फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट, तो आपकी डायबिटीज़, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन जैसी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको होंगी ही नहीं। देन गेटिंग इनफ स्लीप एंड स्टे हाइड्रेटेड, ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टाइम से सोओगे, अगर आप 10 बजे के पहले सोओगे और 5 बजे से 5 बजे तक उठ जाओगे, जो कि एक प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन है और हमारे वेदास में भी बताया गया है, ये फॉलो करोगे और टाइम से टाइम पानी पियोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी में एनर्जी फील होगी। देन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, जैसे योगा, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। एक हेल्दी बॉडी जो है वो हेल्दी माइंड को प्रमोट करती है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा। तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका डोपामिन रिलीज़ हो और जो आपका जो मूड और फोकस है वो इम्प्रूव हो जाए। देन इंक्रीज द एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, जो लोग गुड हेल्थ एंड फिटनेस मेंटेन करते हैं उनके अंदर हाई एनर्जी लेवल रहती है और वो बेटर कंसंट्रेशन कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और उनका वर्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। देन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, देखो एक हेल्दी लाइफस्टाइल कोई भी डिसीज़, कोई भी इलनेस आपके अंदर नहीं आने देता और जो फिजिकल फ्यूचर की मेडिकल कंडीशन है वो भी आपकी बढ़िया रहती है।
प्रिवेंटिव केयर जैसे रेगुलर चेकअप कराना, फिजिकल एक्टिविटी करना, क्लीन हैबिट करना, ये लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ को बेनिफिट ही प्रोवाइड करती हैं। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन, अगर आप कंसिस्टेंटली हेल्थ रूटीन फॉलो करोगे ना तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग डेली जिम जाते हैं उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि सर्दी गर्मी कुछ भी हो वो लोग जिम ज़रूर जाते हैं, एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, तो उनके अंदर डिसिप्लिन आता है, बॉडी में कॉन्फिडेंस आता है। और देखा है जिम वाले जो लड़के या लड़कियां होते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं और अपनी खुद की पॉजिटिव इमेज आपकी बनती है। ठीक है, अब आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला, क्वालिटीज ऑफ इमोशनली एडजस्टेड इंडिविजुअल, हेल्थ कोपिंग स्किल्स with a day-to-day stressful event and relationship between self-awareness and happiness। तो पहला है quality of the emotionally adjusted individual। इमोशनली एडजस्टेड इंडिविजुअल का मतलब है वो पर्सन जो अपने इमोशन को समझे, उन्हें मैनेज करे और एक्सप्रेस भी करे बहुत ही हेल्दी वे में। ऐसा जो पर्सन होता है जो अपने इमोशंस को ढंग से मैनेज कर पाता है वो काल्म रहता है, स्टेबल रहता है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो घबराएगा नहीं। वो एम्पैथी शो करता है दूसरे के प्रति, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम को समझेगा, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा, और अगर कोई भी चेंज या चैलेंज आता है तो उसे बहुत जल्दी ये अडॉप्ट कर लेता है। देन पॉजिटिव रिलेशनशिप ये मेंटेन करता है और कोई भी किसी से झगड़ा वगड़ा ये नहीं करता। इसका खुद पे बहुत कंट्रोल रहता है और ये किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करता और ना ही अपने इमोशन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। देन आता है नेक्स्ट, हेल्दी कोपिंग स्किल्स टू डील विद डे टू डे स्ट्रेसफुल इवेंट। हेल्दी कोपिंग स्किल्स क्या है? वो पॉजिटिव टेक्निक है जो आपके डेली स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल करती है, कम करती है। जैसे कि डीप ब्रीथिंग करना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ताकि आपका माइंड काम रहे, फिजिकल एक्सरसाइज करना जैसे योगा, वॉकिंग वगैरह, ताकि आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाए। दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से या काउंसलर वगैरह से बात करना ताकि आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाए। अपना टाइम मैनेज करना और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना ताकि ज़्यादा आप पे प्रेशर ना आए, और अपनी हॉबीज़ में इंगेज रहना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन सोशल सपोर्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द कम्युनिटी रिसाइलेंस। जो सोशल सपोर्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो कम्युनिटी को हेल्प करती है किसी तरीके से स्ट्रेंथ करने के लिए? तो हाँ, सोशल सपोर्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कम्युनिटी को रिसाइलेंस करने के लिए, स्पेशली अगर क्राइसिस का टाइम है, नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक का टाइम है, तो उस टाइम पे तो बहुत हेल्प करती है। अब सोशल कम्युनिटी रिसाइलेंस क्या होता है? कम्युनिटी रिसाइलेंस का मतलब है कि जो लोग हैं वो ग्रुप में मिलके किसी भी सिचुएशन में, कोई भी वॉर से वॉर सिचुएशन में खड़े हैं एक साथ, उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर पा रहे हैं और उससे रिकवर कर पा रहे हैं। मतलब यही कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं वॉर से वॉर सिचुएशन में और उस सिचुएशन से ओवरकम कर पा रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि कम्युनिटी रिसाइलेंस तभी हो सकता है जब सोशल सपोर्ट मिले। सोशल सपोर्ट क्या होता है? सोशल सपोर्ट का मतलब है इमोशनल, इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकली हेल्प प्रोवाइड करना, फैमिली के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा, नेबर के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मतलब जैसे मान लो आप हो, आप परेशान हो, तो आपको, अगर आप अपनी फैमिली से बात करोगे, वो आपको समझाएंगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। मान लो आपका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फैमिली अगर आपके सपोर्ट में खड़ी है तो आपको वो चीज़ इतनी फील नहीं होती। इस ये जो चीज़ें हैं वो कम्युनिटी के रिसाइलेंस को हेल्प करने, स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। कैसे? इस जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस करती है, एंजाइटी जो है इमरजेंसी के टाइम पे वो उसको भी कम करती है। ये कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करती है, मतलब इंसान अकेला परेशान ना हो, सब बैठ के सोचे और प्रॉब्लम सॉल्व करे। ठीक है, और इमोशन भी शेयर करती है कि एक परेशान है कोई बंदा तो वो दूसरे को अपनी बात बताए। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करती हैं। अब अगर मैं परेशान हूँ और मेरे चार बंदे आके, मतलब चार मेरी फ्रेंड आके मेरे को बोल रही हैं कि कोई बात नहीं, तू डर मत, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो मेरे को लगेगा कि हाँ, मेरे को एक बिलोंगिंगनेस है कि मेरे पास कोई तो है मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरी वेलबींग होगी। इसी तरीके से कम्युनिटी की भी वेलबींग होती है। वर्नेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करना, जैसे एल्डरली, चिल्ड्रन या डिसेबल पर्सन को, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देखो कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो ऑर्गेनाइज्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी कम्युनिटी ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल हेल्प और इमोशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड की थी लोगों को जिनकी फैमिली कोविड में सफ़र कर रही थी। रोल ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मोरल ऑब्लिगेशन है किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की कि उन्हें सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना है।
इससे ये हम कैसे कर सकते हैं, हम वॉलेंट्रियलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, सिविक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इनकरेज कर सकते हैं, या फिर बिजनेस एनजीओ को रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं क्राइसिस के थ्रू, क्राइसिस के टाइम पे। और कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कलेक्टिव वेलबींग मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई कम्युनिटी में किसी को दिक्कत हो रही है, तो दूसरा इंसान बढ़ चढ़ के उसकी हेल्प करे और कलेक्टिवली सबकी मतलब सबका कंबाइंड हेल्प करे, कंबाइंड इफेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ कम्युनिटी रिसाइलेंस। जब सोशल सपोर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो कम्युनिटी है अगर ये दोनों मिल जाए तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी बहुत जल्दी उभरती है अपने डिजास्टर से, ये चीज़ों से रिकवर बहुत जल्दी करती है। इससे कम पैनिक और मोर कॉर्पोरेशन जैसी चीज़ें होती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर रहती है। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सोशल मीडिया इज क्योर्स और बोन। इसका मतलब ये है कि क्या सोशल मीडिया एक श्राप है कि वरदान है, हम ये पढ़ने वाले। देखो सोशल मीडिया सब बहुत ही पावरफुल टूल है इस टाइम पे, लेकिन वो वरदान होगी कि श्राप होगी वो हम पे डिपेंड करता है कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसे पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया वरदान ही है, लेकिन अगर हम उसे गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए श्राप है। अब सोशल मीडिया वरदान कैसे वो पढ़ते हैं, कनेक्टिविटी। इस आज के टाइम पे वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी रह रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया की हेल्प से हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ रह रहे हो और आपकी फ्रेंड जो है वो अमेरिका में रह रही है, तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप उससे कैसे ही कनेक्ट कर पाते, लेकिन अब आप कर सकते हो। इससे क्या है कि जो फ्रेंड फैमिलीज हैं वो टच में रहते हैं, भले ही उनके बीच में कितना ही डिस्टेंस हो। देन इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो कोई भी जो न्यूज़ होती है वो एकदम फैला देती है। हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस अब लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। एजुकेशन और सोशल इश्यूज में भी हेल्प करती है। देन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, अब जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है कि फ्री में आप पढ़ पा रहे हो, तो फ्री एक्सेस टू नॉलेज, ट्यूटोरियल एंड ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलते हैं। इवन पीपल ने सोशल मीडिया और इसी के थ्रू जो अपना करियर भी बनाना शुरू कर दिया, जैसे कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। देन वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, इस टाइम पे सोशल मीडिया जो है एम्पावर करती है पीपल्स को कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सोशल पॉलिटिकल इश्यूज है उसके खिलाफ वो खड़े हों। अब ये नेगेटिव पॉइंट क्या है इसके, एडिक्शन एंड मेंटल इश्यूज। इस टाइम पे लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना कि इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो स्टीम होती है। अब आप खुद देखो कि मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर कोई बाहर जा रहा है, घूमने जा रहा है और वो इंस्टा पे फोटो घेर देता है, तो जो पर्सन बैठ के पढ़ रहा है उसे ये लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी तो कितनी ख़राब है, मैं तो बस पढ़ रही हूँ, ये देखो ये बाहर घूम के आ रही है, ये सारी चीज़ें होती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको फोमो क्रिएट हो जाता है कि यार ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, जैसे गिबली का ट्रेंड था अभी, सब कर रहे थे तो सबको ये था कि यार ये कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी करती हूँ, तो वही मतलब फोमो क्रिएट हो जाता है। दिस मिन इन्फॉर्मेशन एंड फेक, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। कई बार क्या होता है कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, जिससे पैनिक क्रिएट होता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देन साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन अब्यूजिंग, इस टाइम पे साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब कुछ भी होता है, कोई भी ज़रा सी भी चीज़ को लेके आपको ट्रोल किया जा सकता है, हेटेड स्पीच दी जाती है, हरासमेंट किया जाता है, ठीक है। और स्पेशली वुमेन और टीनेजर्स को टारगेट किया जाता है, और इस चक्कर में बहुत लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। आप भी इसी सोसाइटी में रह रहे हो, आपको पता ही होगा। प्राइवेसी कंसर्न, पर्सनल डेटा का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ आज के टाइम पे हो रहा है। बहुत सारे यूज़र्स को पता ही नहीं है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एम्पैथी एंड डिस्कस इज इंपॉर्टेंट टू द इंटरपर्सनल रिलेशन। एम्पैथी क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी इंटरपर्सनल रिलेशन में। एम्पैथी को समझते हैं पहले। एम्पैथी का मतलब है कि आप जो है समझ पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं किसी और के इमोशन। इसका मतलब है कि आप उसकी जगह रह के सोच रहे हैं, या तो आपने वो चीज़ ऑलरेडी फील करी है, आपने भी वो चीज़ फील की, जैसे आपने आपके एग्ज़ाम हो गए तो आपने वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस फील किया है, तो अगर इस टाइम पे कोई स्ट्रेस में तो आप उसकी फीलिंग को समझ पा रहे हो। सिंपैथी का मतलब होता है, सिंपैथी एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि आपने वो चीज़ फील नहीं करी है, आप बस ऐसी उसे परेशान देख के आप बस कंसोल कर रहे हो। बट एम्पैथी का मतलब होता है आपने वो चीज़ फील की है, या आप अपने आप को उस जगह पे बिल्कुल रख के जो है सोच रहे हो, और इसमें जजिंग बिल्कुल नहीं होती है, बस इमोशनली किसी का साथ देना इसमें होता है। ये तीन तरह की होती है। पहला
कॉन्जनेटिव एम्पैथी मतलब आप समझ पा रहे हो कि क्या इंसान समझ रहा है। इमोशनल एम्पैथी मतलब उसके इमोशन को फील कर पा रहे हो कि क्या वो इस टाइम पे फील कर रहा है। कंपैशनेट एम्पैथी मतलब आप कोई एक्शन ले रहे हो ताकि आप उसकी हेल्प कर सको। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड इंटरपर्सनल रिलेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्ड द ट्रस्ट एंड कनेक्शन। अगर आप किसी की बात को समझोगे, सुनोगे, उसे सपोर्ट दोगे, तो उसका और आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बस उस वो आप कोई पर्सन आपको कोई बात बता रहा है, आप उस बात को सिर्फ सुन रहे हो, समझ नहीं रहे हो कि हाँ चल ठीक है, अब तो हो ही गया जो हो गया, तो इससे वो ये कहेगा कि यार मैंने फालतू में इसे बताया, ये तो मेरी बात समझ ही नहीं है। बट अगर आप उसकी बात को समझ रहे हो तो इससे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा और अगली बार भी वो आपको ही अपनी प्रॉब्लम बताएगा भी। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। अगर हम एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं तो हमें ये भी पता होगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, और हम ज़्यादा सोच के थॉटफुली जो है और क्लियर कम्युनिकेशन हमारे बीच की रहेगी। रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम एम्पैथी फील करेंगे एक दूसरे के लिए, तो हमें पता होगा कि वो जो पर्सन है वो इस टाइम किस सिचुएशन में है और हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर मान लो कोई पर्सन बहुत गुस्से में है और हम एम्पैथी फील कर रहे हैं उससे, तो हमें पता है कि गुस्से में है, इस टाइम पे जो कह रहा है वो गुस्से में कह रहा है, उसका कोई इतना मीन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी, ब्लेम आर्ग्यूमेंट कम होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। देन प्रमोट द कॉपरेशन। वर्क प्लेस पे, फ्रेंडशिप में, फैमिलीज में अगर हम एम्पैथी फील करते, एम्पैथी को समझते हैं दूसरे की चीज़ों को, तो टीम वर्क, रिस्पेक्ट और पेशेंस हमारे अंदर डेवलप होते हैं। सपोर्ट द इमोशनल वेलबींग। एम्पैथी जो है हमारे रिलेशनशिप को इमोशनल सेफ्टी ऑफर करता है और पीपल को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह सके, समझे जा सके और अकेला फील ना करे। इसी के साथ आपकी जो ये वीडियो है वो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबका भला करो, सबको शेयर करो।